हेले श्री राधे बोलिए सांचे दरबार की। आ जाइए उपस्थित श्रोता बंधु, आज की गाथा को विशेष मंच पर लेके चलेंगे। भगवान श्याम सुंदर कारागार की जेल में किस तरीका से अवतार लिया था, तो सभी माताएं बहनों से निवेदन करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा अति शीघ्र कथा पंडाल में आए और कथा पंडाल की शोभाएं तो लेके चलते हैं। कंस जन्म की गाथा को लेके चलेंगे, किस तरीका से कंस राज ने जन्म लिया था। कंस राज के माता पिता का नाम था उग्रसेन और उनकी माता थी, उनका नाम था पवन रेखा। क्या नाम था? कह रही है बाबा ने पवन रेखा। उग्रसेन की धर्म पत्नी थी, उनका नाम था पवन रेखा। इधर मेरे श्रोता बंधु, आज उग्रसेन गद्दी पे विराजमान है और कितनी सुंदर राजा है उग्रसेन। उनकी यश की कीर्ति ध्वजा लहरा रही है और उनके घर में जो पति बेटा नारी थे उनका क्या नाम था? पवन रेखा। पवन रेखा भैया देखने में इतनी सुंदर रानी थी, अगर उन्होंने रात में खड़ा करा जाता तो का बतावे अजीत हो जाता। इतनी सुंदर रानी थी। और कैसी रानी थी पवन रेखा? पति बिरता नारी और पवन देखा हुई गई।
आ जाइए मेरे श्रोता बंधुओं। हरी हरी गंगा के किनारे श्री व्यास नंदन समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, आज व्यास नंदन कथा को समझा रहे हैं परीक्षित महाराज। 108 महानता ऋषियों के बीच में श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। यह होता है कि मेरे श्रोता बंधुओं, आज ऊपर से गद्दी पे विराजमान है और उनके घर में जो पतिव्रता नारी थी पवन रेखा, कामवात के घर में कोई कमी नहीं, महल दुमंजिला बने हुआ था और राजा को एक बात की चिंता थी क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, संतान ने किसी ने जन्म नहीं लिया था। देखो भैया, संतान के कारण तो वो कितना है, कोई संतान से दुखी है, कोई अपमान से दुखी है, कोई संतान को दुखी है तो कोई सम्मान से सुखी है, दुखी है। बताया है इधर पवन रेखा के गर्भ से किसी बच्चा ने जन्म नहीं लिया था। आज पवन रेखा एक दिन का जिक्र है, पवन रेखा ने अपनी दासी को भेजा, जाओ मेरे स्वामी को तुम हमारे महलों में अवश्य लिवा के लेके आओ। आज दासी महल में पहुंची है और महाराज उग्रसेन को सारी बात बताई। कहने लगे, हे रानी, हे दासी, तुम किस लिए आई हो? दासी कहने लगी, महाराज आपकी रानी पवन रेखा है, उन्होंने आपको महल में बुलाया है। महाराज उग्रसेन महल की तरफ चल गए और उग्रसेन पूछने लगे, हे रानी, तुमने हमें किस लिए बुलाया है? पवन रेखा कहने लगी, महाराज मेरे कोई संतान पैदा न हुई है और मेरा इस आंगन में जो है मन नहीं लग रहा है पिया। पवन रेखा, तुम्हारा इस आंगन में दिल नहीं लग रहा है? हाँ स्वामी, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं जो है वन में घूमने के लिए जाऊंगी क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा है इस अंगना में। उग्रसेन कहने लगे, पवन रेखा, अगर ऐसी बात है तो अपनी सखियों को लेकर के जाओ और तुम जो है वन में घूम के आओ। आज पवन रेखा पति की आज्ञा को मान करके अपनी सखियों के पास गई। सखी से कही, जीजी, एक सखी से कही, जीजी चलो घर के जो है बाग में घूमने के लिए चल रही है और 1-2 घंटा में घरे आ जाएंगी। एक सखी इकट्ठी कही, दूसरी कही, तीसरी से कही, सभी 4 सखी इकट्ठी होने के बाद कल चलो बहना, चलो बात घूमने आए। और कहने लगी, बहना और चले बहना बाग घूमने। पवन रेखा कहने लगी, चलो बहना बाग में घूमने के लिए चल रही है। कहने लगी, बहना देख जा तो रही है पर हमारी एक बात को ध्यान दे लेना, देखिए शाम मत करियो
हम जो है टाइम से पहले आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो है हमारे स्वामी डांटते कहने पर आज पवन रेखा और सखियों को लेकर के जब बाग में पहुंची है, तो सखी कहने लगी बहना ये बताओ अब घर के तो बाग में आए गए, ऐसा कौन सा खेल खेले जिससे हमारा टाइम पास हुए। पवन रेखा कहने लगी बहना घर के खेल जो है आंख मिचौना खेलेंगे, आंखों से पट्टी बांधने वाला खेल खेलेंगे। सखी कहने लगी जी ऐसी बात है तो जो है आंखों से पट्टी बांधने वाला खेल खेलेंगे, कोई बात ना है जी। उनमें से एक सखी कहने लगी बहन आंखों से पट्टी जो है तुम्हारी ही बांधी जाएगी। पवन रेखा कहने लगी दीदी ऐसी कोई बात है, हमारी आंखों से पट्टी बांध दो। इधर पवन रेखा की आंखों से पट्टी बांधी है और पवन सभी सखियां इधर उधर हो जाती है। पवन रेखा कहने लगी बहना जी अरे तुम ये बताओ कहाँ दुखी परियो, वो तो कछु दिखाई न दे रहा। अच्छा दीदी कछु दिखाई दे रहा, हाँ मैं वो को नहीं जाओ और हमें ढूंढियो तुम। इधर मेरे श्रोता बंधु होता है क्या, अक्ष महाशय एक काली घटा बादल अंधियारी छा रही थी और घोर बादल आना चालू हो गया। जब बादल आना चालू हो गया आंधी तूफानी बादल गरजा रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और सारी सखियां इधर उधर हो गई। पवन रेखा आवाज करिए का बहना अरे ये तो बताओ इतनी जोर से तूफान आ रहा है, कहाँ जाके छिप गई। अब भैया सखी धो रहे होगा तो बोले, अब कोई ना बोल रहा। तब पवन रेखा ने क्या किया, पवन रेखा एक वृक्ष के नीचे जाके बैठे रहे। जब बैठ गए क्योंकि घोर आंधी तूफान आ रहा था, बेचारी कहाँ जाती, वो तो वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर मेरे श्रोताबंधु होता है क्या, एक दुर्मीक नाम का राक्षस उसी जगह पहुंच जाता है जहां पवन रेखा बैठी हुई थी। दुर्मीक नाम का राक्षस जो था एक उग्र सैन का भेष धारण करके एनकी के पवन रेखा के पति का भेष धारण करके पवन रेखा के पास पहुंची। जब पवन रेखा के पास पहुंचे पवन रेखा से कहा हे रानी अरे इतनी रात हो गई, काली अंधेरिया छा रही है, तूफान आ रही है, तुम इतनी रात में क्या कर रही है, तुम घरे नहीं पहुंची। पवन रेखा कहने लगे महाराज हम जो है आंखों से पट्टी बांधने वाला खेल खेले और हमारी सखियां उतर हो गई। हमें जो जब पता चला कि काली अंधेरिया छा रही है, घोर बादल छा रहा हो, तो मैं जो है वृक्ष के नीचे बैठ गई। इधर होता है क्या, उस राक्षस ने पवन रेखा के संग में शिव भोग कर दिया। जब शिव भोग कर दिया तो मेरी कथा भागवत में गजब हो गया। इधर जब दुर्मीक नाम राक्षस अपने भेष में आया तो पवन रेखा ने देखा अरे नालायक तू, अरे तूने मेरे संग में बहुत बुरा किया है, अब मैं तुझे क्या कह सकती हूँ। अरे नालायक तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। और कहने लगी पवन रेखा मारे तेरे जाए सत्यानाश तेरे संग में कारी घटिया। अरे तूने मेरे संग में अच्छा नहीं किया है, अरे तेरे जाए
आज पवन देखा उस राक्षस को गाली दे रही है, कह रही है हे नालायक तूने मेरे संग अच्छा नहीं किया। इधर पवन देखा दुर्भिक्ष नाम के राक्षस को अश्राप देने लगी, कहने लगी हे नालायक तूने मेरे संग में से भोग कर दिया, अच्छा नहीं किया। अश्राप देने के लिए जा रहे तो राक्षस कहने लगा महारानी रुको, मुझे अश्राप मत दो। राक्षस कहने लगा महारानी अरे मैंने तुम्हारे संग से भोग किया है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा किया है, क्योंकि तुम हजारों वर्षों से बच्चे के लिए तरस रही थी। जाओ मैं ये वादा करता हूँ जो कि तुम्हारे पेट में जो बालक होगा वो इतना बड़ा विद्यमान, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा शक्तिशाली होगा, तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन कर देगा। इधर होता है कि मेरी कथा प्रेमियों पवन देखा अपने महल में पहुंच जाती है, महल में पहुंच जाती है तो कुछ दिनों के बाद पवन देखा गर्भवती हो गई। कैसे और लीला पार प्रभु की और कहे जाते मत सब की बात सज्जनों हो गई सोचे दरबारी की। इधर भैया कुछ दिनों के बाद जब पवन देखा गर्भवती हो गई, जब आगे का समय चलता रहा तो होता है कि मेरे श्रोता बंधुओं पवन देखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया था। किसने जन्म लिया? वो गड़ी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ने। हाँ क्या बात है बेटे, जीते रहो। पवन देखा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया था। और कैसे लिया भैया? अरे कुछ समय पश्चात तेरे बेटा हुए मौत।
इधर मेरे श्रोता बंधुओं, जब उस बच्चे ने पवन रेखा के गर्भ से जन्म लिया था, नाम संस्करण कराया था, तो नाम संस्करण में क्या रखा था? बच्चे का नाम भोजराज कंस। क्या नाम रखा? भोजराज कंस नाम रखा गया था उस बच्चे का। बधाई पड़ रही है और खुशियां मना रहे हैं, ढोलक छिपका बाज रहा हुआ, बैंड बाजे बजा पवन रेखा के, क्योंकि भोजराज कंस ने जन्म लिया था। खुशियां हो रही है, घर घर जो है नारी मंगल गीत गाए जा रही है। अच्छी देवता माता है ना, जयकार भजन सुना दे यार, तुम का भजन डाल देता पब्लिक आए का ऐसा मोस है ये मोह दे। हेलो, एक छोटा सा भजन लेके चल रहे हैं भैया, चढ़ किलो लेके चलते हैं। और जमुना के पल्ली पार बसुरिया बाजे रही नंदे। कीर्तन तो बुलवाई दो, अच्छे देता कीर्तन बुलवाने में कोई दिक्कत पड़ रही है, और गाड़ी देने को नंबर आएगा तो कितने दिन की झोल बुलाएगा पता है तुम्हें, और कीर्तन बुलवाने में दिक्कत पड़ रही है। बोलो, जमुना के पल्ली पार बसुरिया बाज रही ना गाओ जा रहे हो। देखो पीछे गाड़ी पीछे गाड़ी बढ़िया है, ताली बजा के बोलो। अरे जमुना के पल्ली पार, बहुत सुंदर है, सुंदर मार गई जनकपुर की।
तेरी प्रेरणा आगे और एक सभा की बीच में तुमको पाए बोलिए साची दरबारी की श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। आज तो जयकार लगाए हो, आज तो माता रानी खीर पूरी खा के आई है। नमस्ते भैया। नमस्ते तथा लेकर तथा नॉट थिंग। हेलो श्री राधे। अच्छा जो हमने कथा सुनाई थी कहाँ छोड़ी थी ये मैं तो भूल गया। फिर से तुम्हारा 5 रुपए भजन के चक्कर में भूल गए मैं तो का खो जा। ऐसा कुछ नहीं, बैठे उस समय हमें कुछ नहीं पता। बताओ कहाँ? अरे बताओ कथा चल रही है। अरे जी जे का कुछ अरे पीछे वाली कह रही है क्या कह रही है जनकपुर में चल रही है कथा। जो तो पके भैया जनकपुर में चल रही है कथा और जगह हमने छोड़ी कहाँ। अरे मैं बताऊँ नहीं छोड़ी, यहाँ तो बैठ रही हूँ। वो तो चली रही है कथा। वो जनकपुर में बता रहे हैं जी। अरे मैं जनकपुर में कौन बता रहा हूँ जनकपुर में। तुम्हें अब कह रहे जनकपुर में चल रही है ना वो पीछे वाली कह रही कथा जो है जनकपुर में चल रही है। आगे मुझे पता तखत में चल रही है। हाँ हम तो बैठे थोड़ी रुको। अच्छा देवता बधाई पड़ रही है जन्म है वो का है वो जैसे मैं बना रहा हूँ। हाँ जन्म अब बोल पड़ी क्योंकि हमने बताया नहीं रहता से पकड़े जन्म है गो। हाँ तो पता ही है जन्म है गो है जन्म है गो। बधाई पड़ गई गीत पड़ गई। बधाई तो देना ही काम ने लेके आऊँ। बधाई लगा जा मान के हो अभी आ रहा है। चल रही इधर मेरी कथा भाई प्रेमियों एक जोड़ा और 11,000 रुपए बोलो लेके आऊंगा मैं। भोजराज कंस ने जन्म लिया था उसका नाम भोजराज कंस पड़ा गया था। इधर भोजराज कंस जब दिन प्रतिदिन सियाना होने लगा तो पते वो ओट पाट करने शुरू कर दिया। किसी की नाक काट दे तो किसी की जीभ काट ले तो कि वो इस तरीका से ओट पाट करने लगा। उत्तर सेन के यहाँ पर शिकायतें आने लगी कहने लगे तुम्हारा बेटा कंसराज हमारे बेटे को आज मार के आया है। किसी की नाक तोड़ते पाए कर सीना पे भूसा चला दो किसी को कान में भूसा दबा दो। इस तरीका से ओट पाटी करते हैं। अरे किसी की जीवन
तो बोलिए साचे दरबार की। इधर भोजराज कंस किसी को जीभ काट लेता, किसी की कान तोड़ देता, किसी की खोपड़ी उड़ा देता। इस तरीका से भोजराज कंस उत्पात करने लगा। महाराज उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी, कहने लगी तुम्हारा बेटा जब बहुत एबदारी कर रहा है, किसी के हमारे बेटे को मार रहा है, किसी की जीभ काट लेता है, किसी के नाक तोड़ देता है। एक दिन का जिक्र है, महाराज उग्रसेन अपने बेटा कंसराज को समझाने लगे, कहने लगे बेटा तू जो ओट पाट कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को धड़ से नाक काट लेता है, किसी की जीभ काट लेता है, तू गलत नहीं कर रहा है बेटा, ये तेरे तू अच्छा नहीं कर रहा है। इधर होता है क्या, भोजराज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी पे से उतार दिया और हाथ में हथकड़ियां डाल दी और कारागर की जेल में डाल दिया।